हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट। तो लाइट में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था लाइट के बेसिक्स के बारे में। तो अब हमारा नया टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो प्रकाश का परावर्तन, इसका मतलब क्या होगा। परावर्तन का मतलब परावर्तित होना, किसी भी चीज से टकराकर वापस लौट जाना, क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी प्रकाश का परावर्तन को। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो मतलब प्रकाश किसी जगह पर टकराकर, किसी एक पॉइंट से टकराकर वापस लौट जाना, ये प्रकाश का परावर्तन होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, जब प्रकाश एक समान माध्यम से दूसरे समान माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें माध्यम क्या है। सबसे पहले तो माध्यम की बात करते हैं। माध्यम हो गया हमारा कोई भी ऐसी जगह जहां से प्रकाश होकर गुजरता है, तो वो हमारा माध्यम होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, स्पेस होता है, स्पेस में वहां पर हमारा कुछ नहीं होता, ना हवा होती है, कुछ भी नहीं होता, फिर भी हमारा प्रकाश क्या होता है, वहां से भी होकर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें, एक माध्यम हमारा यहाँ पर हो गया वायु और एक हो गया हमारा यहाँ पर कांच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो माध्यम हो गए। एक वायु से हमारा जो प्रकाश है, प्रकाश की एक किरण कहां पर टकरा रही है, ये मान लिया एक कांच है। कांच में, या इसे कहते हैं, लिख लेंगे हम दर्पण। दर्पण क्यों है, क्योंकि इसके कांच के पीछे जब पॉलिश हो जाती है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, दर्पण की व्यवहार करता है। तो ये हमारा दर्पण है। जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के किसी भी तल से टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये घटना कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं हमारे कांच पर हो या दर्पण पर हो। हमारे किसी भी, जैसे ये बोर्ड है, इस पर भी परावर्तन हो रहा है, दीवार है, दीवार पर भी परावर्तन हो रहा है। जो लाइट आती है वो हमारे मैक्सिमम परावर्तन के थ्रू ही हमारे घरों में एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमने एक दर्पण लिया और ये एक प्रकाश की किरण दिखाई है यहाँ पर ए बी, जो हमारी बिंदु बी पर टकरा रही कर वापस लौट गई अपने ही माध्यम में। ठीक है, वायु से आ रही है, दर्पण से टकराई, दूसरा माध्यम हो गया और वापस वायु में चली गई। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है, एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में ये जो पूरी घटना हो रही है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, उन्हें हम हमेशा ध्यान रखेंगे। जब तक ये पॉइंट ध्यान नहीं होंगे आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसे ध्यान से सुनना। ये हमारा जो किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, इस किरण को बोलेंगे हम आपतित किरण। ए बी किरण है ये, तो हमारी पहली किरण हो गई ए बी, आपतित किरण। ठीक है, और इस तल से टकराकर जो वापस लौट रही है बीसी, ये हमारी हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हुआ, और यहाँ पर अभिलंब है एन बी, ये हो गया हमारा अभिलंब। अभिलंब क्या होगा, जिस पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण टकराती है, उस बिंदु पर अगर हम लंब खींचते हैं तो वो लंब होगा हमारा अभिलंब। लंब किसके थ्रू होगा, जिस भी पृष्ठ पर आ रही है उस पृष्ठ के लंबवत अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो हमारा अभिलंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभिलंब क्या हो गया हमारा एन बी। अब ये जो आपतित किरण आ रही है, ये आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, इसे बोलेंगे हम आई। ठीक है, आई से डिनोट करेंगे और बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, ये जो पहला कोण बना हमारा, ये कोण क्या होगा, आपतित किरण से किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है वो हमारा होगा आपतन कोण। ठीक है, और जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो हमारा हो गया परावर्तन कोण। इसे हम आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, दोनों को स्मॉल से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल आई स्मॉल आर।
तो परावर्तन कोण हमारा स्मॉल r हो गया और आपतन बिंदु हमारा हो गया D। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं परावर्तन के इस घटना को समझने के लिए। ठीक है, और जितने भी नाम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सभी आपको ध्यान रखने होंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के रूल क्या है हमारे? पहला रूल है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का सबसे पहला रूल क्या है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन के कोण के बराबर होगा, I=R होगा। ये कोण इस कोण के हमेशा बराबर होता है। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी भी तल से टकराकर वापस लौटती है तो वो अभिलंब से जो कोण बनाती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, वो हमेशा बराबर ही होते हैं। ये रूल है किसका? परावर्तन का। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीन चीज, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक तल में होते हैं। एक तल में कैसे होते हैं? जैसे ये हमारा क्या है, समतल है पूरा बोर्ड। ठीक है, तो अगर इसी बोर्ड के पैरेलल हमारी कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो दूसरी तरफ भी इसी बोर्ड के पैरेलल ही जाएगी, किससे? किसी भी पृष्ठ से टकराकर। तो वो तल हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा और उसी तल में हमारा ये अभिलंब भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। उसके बाद है फिर हमारा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है हमारा? मान लिया कोई भी हमारा कांच का खोखला गोला है। ठीक है, इस कांच के खोखले गोले को अगर हम कहीं से भी काट देते हैं, मान लिया ये हमने यहां से इस तरीके से काट दिया। ठीक, अब काटने के बाद इसे अगर हम अलग कर देते हैं, ये मान लिया ये अलग हो गया, तो इस कंडीशन में अभी सिर्फ ये कांच का एक टुकड़ा है। अगर हम इसके बैक साइड में पेंट कर देते हैं तो ये एक मिरर की तरह व्यवहार करेगा। इसका जो अंदर का सरफेस है वो हमारा मिरर की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि बाहर की तरफ तो हमने पेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अंदर जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकाश की किरणें इस तरीके से टकराकर वापस लौटेंगी। तो ये होगा हमारा क्या? परावर्तन। ठीक है, तो ये जो दर्पण है इस दर्पण को बोलेंगे हम अवतल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण हमारे दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण कैसे बनेगा? अगर हम इस पृष्ठ के अंदर की तरफ क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। इस पृष्ठ के अगर हम अंदर की तरफ पेंट कर देते हैं तो ये जो बाहर का पृष्ठ है ये हमारा मिरर की तरह बिहेव करेगा। उस कंडीशन में इधर से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो हमारी इस तरीके से लौट जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण से परावर्तन। ठीक है, गोलीय दर्पण में हम इस चैप्टर में दो दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीसरा एक और होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण आपने हर किसी के घर में मिल जाएगा। जैसे हम नॉर्मल मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, वो कैसा होता है? समतल होता है। ठीक है, और लेकिन उसकी स्टडी की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, हमारे चैप्टर में या हमारे सिलेबस में वो सब नहीं है। हमारे पास स्टडी के लिए सिर्फ दो दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हमारा अवतल दर्पण, दबा हुए हिस्से से परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण, और उभरे हुए हिस्से से परावर्तन होगा तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक है, गोलीय दर्पण में अब हमारे पास दो दर्पण है, कौन से? उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है। अब ये जो अवतल दर्पण है ये देखो अंदर की तरफ दबा हुआ है, बाहर की तरफ इसमें पेंट हो रहा है, तो ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। और ये उभरा हुआ है और अंदर की तरफ पेंट है, मतलब उभरा हुआ सरफेस क्या है? हमारा मिरर की तरह बिहेव कर रहेगा, तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है,
तो जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण क्या काम करता है, किरणों को अभिसरित करता है। क्या काम करता है, किरणों को अभिसरित करता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है। और जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, किरणों को फैलाता है, तो फैलाता है तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, अपसारी दर्पण। ठीक है। जो किरणों को इकट्ठा करेगा वो अभिसारी दर्पण, और जो किरणों को फैलाएगा वो हमारा अपसारी दर्पण। ठीक है। इंग्लिश में हमारा कॉनकेव और ये हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है। और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में। ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें, और ये पॉइंट्स आपको हमेशा अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप आगे की इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो दर्पण है हमारा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है हमारा दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव जो होता है वो कहां पर होता है, हमेशा दर्पण के मिडिल में होता है। मान लिया ये हमारा दर्पण है M1 M2। ठीक है। तो इस दर्पण का जो सबसे बीच का पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट होगा, वो हमारा क्या होगा, ध्रुव होगा, और इसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होगा, मान लिया ये हमारा दर्पण है, इस दर्पण को अगर हम इसका पूरा सरफेस पूरे स्फेरिकल बनाए इसका पूरा, ठीक है, इस दर्पण का मतलब मान लिया ये पूरा इसका गोला है, इस गोले से काटकर ये दर्पण बनाया हुआ है। ठीक है। उस कंडीशन में इस गोले का जो सेंटर होगा वो हमारा होगा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होगा, इस जिस गोले से ये काटकर बनाया गया है उसका सेंटर हमारा इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र से वक्रता ध्रुव तक के बीच की दूरी जो होती है हमारी वो होती है वक्रता त्रिज्या। इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये गोले की त्रिज्या ही तो है। ठीक है। सेंटर है, ये पूरे गोले का सेंटर है, और सेंटर से यहाँ पर जो गोले का पॉइंट है कोई भी बिंदु ले सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी त्रिज्या है इस पूरे गोले की, तो यही हमारे इस वक्र की त्रिज्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है हमारा, मुख्य अक्ष जो होता है हमारा होता है जो लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल या वक्रता केंद्र या ध्रुव से होकर गुजरती है, वो लाइन हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। ठीक है। तो ये हमारी लाइन क्या होगी, पूरी लाइन हमारी मुख्य अक्ष होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था, कमेंट करके मुझे पूछा था कि सर अभिसारी किरणें और समांतर किरणें, इसका मुझे एग्जांपल बताइए। तो देखो अभिसारी किरणें तो यहाँ से अभिसारी दर्पण से भी बन सकती है, अभिसारी दर्पण से भी बन सकती है, अभिसारी लेंस से भी बन सकती है। ठीक है। तो कैसे बन सकती है, जब ये किरणें, क्योंकि ये क्या काम करता है, किरणों को अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है। जैसे कि भी मैंने बताया। और समांतर किरणें का सिंपल सा एग्जांपल है, जब सूर्य से जितनी भी किरणें आती हैं वो हमेशा समांतर आती हैं एक दूसरे के। ठीक है। कोई भी सोर्स है जो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, ठीक है, तो उससे जो किरणें आ रही हैं वो हमेशा कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है। इसलिए कहा जाता है अनंत से आने वाली किरणें हमेशा कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अनंत से अगर किरणें या समांतर किरणें आ रही हैं
और आकर कहाँ मिल इस दर्पण से टकराएंगी। तो दर्पण से टकराने के बाद ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी वो बिंदु हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। इसे हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर और ये जो मुख्य फोकस होगा, हमेशा ध्यान रखना मुख्य फोकस कहां पर होगा, ध्रुव और सेंटर के बीच में होगा। बिल्कुल हमेशा हमेशा ध्यान रखना कहां होगा, ध्रुव और सेंटर के हमेशा ये बीच में होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी, हमारे फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी हमारी फोकस दूरी होगी। ठीक है, इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल f से। ठीक, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या होगी, फोकस दूरी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी दूरी हमें नापनी हो, हमेशा ध्रुव से नापते हैं। ठीक है, चाहे वो ध्रुव या चाहे मिरर के आगे हो चाहे मिरर के पीछे हो वो डिस्टेंस। ठीक है, ठीक, इसके बाद फिर हमारा फोकस दूरी हो गई। फोकस तल, फोकस तल में किस कंडीशन में बनता है, मान लिया ये प्रकाश की किरणें अभी तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर ना आके मुख्य अक्ष से किसी भी कोण पर आए, लेकिन एक दूसरे के समांतर आए। उस कंडीशन में ये जिस बिंदु पर काटेंगी, मान लिया ये इस बिंदु पर काट रही हैं, इस तरीके से आने पर, ठीक, इस बिंदु पर काटेंगी तो यहाँ पर ये जो एक लाइन बनेगी, तल बनेगा, इस तल को हम बोलेंगे फोकस तल। ठीक है, या बोलेंगे फोकल प्लेन। ठीक, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स इसमें। अब यही सेम पॉइंट्स हमारे इसमें उत्तल दर्पण में भी होंगे। कैसे होंगे, देखो ये हो गया हमारा P, इसे अगर हम पूरा सर्कल बनाएंगे तो इसका जो सेंटर होगा वो हमारा C हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी R, कैपिटल R। ठीक है, इसके बीच में हमेशा फोकस बनेगा कैपिटल F, और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी हमारी फोकस दूरी हो गई स्मॉल f। ठीक है, सेम जैसे इसमें बताया मैंने, सेम वही कंडीशन इसमें भी होंगी। ठीक है, फोकस, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें जो समांतर किरणें आएंगी वो यहाँ पर इस दर्पण से टकराने के बाद कन्वर्ज ना होकर क्या होंगी, ये फैलेंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारी, ठीक है, देखो ऊपर तो हमारी किरणें ये आ रही थी और कहां पर मिल रही थी, मुख्य अक्ष पर यहां पर मिल रही थी। वहां पर जहां पर किरणें, जो परावर्तित किरणें होती है जहां पर मिलती हैं वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये किरणें आकर यहाँ पर फोकस पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर तो फोकस बन गया, लेकिन यहाँ पे इसका जो फोकस बनेगा ये आगे ना बन के कहाँ बनेगा, फोकस पीछे होगा। पीछे कैसे होगा, क्योंकि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं और टकराकर क्या हो गई, फैल गई हैं। फैलने पर ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो कहीं नहीं मिलेंगी तो हम ये मान के चलेंगे ये कहाँ से, पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये हम मान के चलेंगे पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो हमारा पीछे होगा। ठीक है, किसका, कौन से दर्पण का, उत्तल दर्पण का, और अवतल दर्पण का फोकस कहां पर होगा, उसके सामने होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें। और इसके बाद फिर हमारा आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब जैसा अभी मैंने बताया, कोई भी जो जितनी भी परावर्तित किरणें हैं, एक तो नहीं, हमेशा दो परावर्तित किरणें की आवश्यकता होगी इमेज को बनाने के लिए। परावर्तित किरणें हमेशा जहां पर एक दूसरे, जिस बिंदु पर एक दूसरे से टकराती हैं वहां पर हमारी इमेज बनती है। जैसे यहाँ पर ये किरणें आ गई, इससे टकराकर ये परावर्तित हो गई, परावर्तित होने पर ये इस बिंदु पर टकरा रही हैं तो यहाँ पर इमेज बनेगी। सेम कंडीशन यहाँ पर हुई, ये किरणें आ रही हैं, परावर्तित हो रही हैं, तो परावर्तित होने के बाद आगे जाके नहीं मिल रही, लेकिन अगर इन्हें पीछे करेंगे तो पीछे जाकर मिलेंगी, तो पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात
परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमारे क्योंकि दो तरह के दर्पण हैं इसलिए प्रतिबिंब भी हमारे दो तरह के बनते हैं। एक प्रतिबिंब बनेगा हमारा वास्तविक और एक बनेगा हमारा आभासी। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज, दूसरा आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? जिस दर्पण में हमारी वास्तविक किरणें एक दूसरे से टकराती हैं वो उस दर्पण से हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जिस दर्पण में हमें आभास होगा कि वो वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, वहां पर मिल रही हैं, उसमें हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो इसमें यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल रे आ रही हैं वो ओरिजिनल रे टकरा रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी ओरिजिनल रे क्या है, फैल रही हैं, ये एक दूसरे से कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, ऊपर वाले में अवतल दर्पण में मिल रही है लेकिन उत्तल दर्पण में नहीं मिल रही। तो अवतल दर्पण में क्योंकि वास्तविक मिल रही है इसलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और इसमें जब हम पीछे इन्हें ले जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। ठीक है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर ये किरणें आ रही हैं, किसी भी पॉइंट से आ रही हैं, ये किरणें आकर जिस बिंदु पर टकराएंगी, ठीक है, ये क्या है हमारा कौन सा प्रतिबिंब दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये वास्तविक किरणें आ रही हैं और वास्तविक किरणें ही एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो यहाँ पर हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में हमारा ये सोर्स हो गया, इस सोर्स से हमारे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये क्या है, फैल गई। देखो ठीक है, फैलने की वजह से ये आगे जाके नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम पीछे करेंगे तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किसमें, उत्तल दर्पण में।